डिफ्रैक्शन कंप्लीट होने के बाद में वेव ऑप्टिक्स में अब जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि पोलराइजेशन क्या होता है, ये समझने की कोशिश करें। और पोलराइजेशन लाइट क्यों ज़रूरी है, पोलराइजेशन किन किन वेव्स में पाया जाता है। पोलराइजेशन जो होता है वो मॉडिफिकेशन होता है इन अ वेव in which the vibrations are confined in one direction only। तो आप कहेंगे कि इसका मतलब पहले वाइब्रेशंस एक से ज़्यादा डायरेक्शन में थे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम स्ट्रिंग वेव की बात करते हैं, जैसे कि ये कोई रिजिड एंड है और आपने इस रिजिड एंड से एक स्ट्रिंग को बांध दिया है। जब आप इस स्ट्रिंग को वाइब्रेट करवाएंगे, स्ट्रिंग को आप एक साइड से बांध करके और इसके एंड से आप इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करवाएंगे, तो इस स्ट्रिंग के पार्टिकल्स जो होते हैं वो इस तरह से वाइब्रेट करेंगे। ठीक है ना। यानी कि स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स हैं उनका वाइब्रेशन वाई डायरेक्शन में हो रहा है और वेव जो है वो एक्स डायरेक्शन में जा रही है। इनमें पार्टिकल्स का वाइब्रेशन फिक्स है कि यहाँ पर पार्टिकल का वाइब्रेशन सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही हो रहा है। इसका मतलब हमें इसमें कोई मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये पहले से ही पोलराइज्ड है, क्योंकि वाइब्रेशन केवल वाई डायरेक्शन में ही है। लेकिन जब लाइट का सोर्स होता है और वो हमें लाइट देता है, जब लाइट के सोर्स से हमें लाइट मिलती है तो वो एक डायरेक्शन में नहीं होता बल्कि वो 3 डायमेंशन में होता है। और जैसे कि ये अगर कोई लाइट सोर्स है तो ये आपको किस डायरेक्शन में वाइब्रेशन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के या मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में होंगे। इस तरह से ये वेव अगर आगे बढ़ भी रही है इस वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो भी वाइब्रेशन जो है वो है हर डायरेक्शन में। सिर्फ एक्स डायरेक्शन को छोड़कर। अगर एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेशन है तो ये एक्स है, अगर तो ये वाई और ये जेड, यानी वाई जेड से बनने वाला जो प्लेन होगा इसमें हर डायरेक्शन में आपको वाइब्रेशन मिलेंगे। तो ये वाइब्रेशंस वाई और जेड प्लेन में इस तरह से होंगे। हालांकि जब लाइट चलती है तो एक साथ हर डायरेक्शन में चलती है, तो एक्स में चलेगी तो वाई में भी जाएगी। जब लाइट वाई में जाएगी तो वाइब्रेशन एक्स और जेड में होंगे। लाइट वेव जो होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। ट्रांसवर्स वेव का मतलब ये होता है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। अब प्रोपेगेशन क्योंकि लाइट का सोर्स है तो हर जगह पर लाइट देगा, तो अगर प्रोपेगेशन एक्स डायरेक्शन में हो रहा है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन वाई और जेड डायरेक्शन में होंगे। अगर प्रोपेगेशन वाई डायरेक्शन में हो रहा है तो वाइब्रेशंस एक्स और जेड में होंगे, और अगर प्रोपेगेशन जेड डायरेक्शन में हो रहा है तो वाइब्रेशंस जो होंगे वो एक्स और वाई डायरेक्शन में होंगे। तो 3 डायमेंशनल प्रोपेगेशन और 3 डायमेंशनल वाइब्रेशंस आपको लाइट में मिलेंगे। हम जब लाइट की स्टडी करते हैं तो हम एक डायरेक्शन में स्टडी कर लेते हैं, हम ये मानते हैं कि लाइट एक्स डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि अगर आप रूम में लाइट जलाएंगे तो वो केवल एक्स डायरेक्शन में नहीं बल्कि वाई और जेड में भी जाएगी। तो लाइट का सोर्स अगर एक्स डायरेक्शन में लाइट दे रहा है तो वाई डायरेक्शन में भी दे रहा है और जेड डायरेक्शन में भी दे रहा है, लेकिन एक्स डायरेक्शन में जो लाइट चल रही होगी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस जो होंगे वो वाई और जेड में होंगे। जो एक्स वाई डायरेक्शन में चल रही होगी उसमें एक्स और जेड डायरेक्शन में होंगे, और जो जेड डायरेक्शन में चल रही होगी उसमें एक्स और वाई डायरेक्शन में होंगे। तो इस तरह से लाइट का प्रोपेगेशन होता है जिसमें वाइब्रेशंस हर डायरेक्शन में मिलते हैं। तो ऐसी लाइट को अनपोलराइज्ड लाइट कहा जाता है। अनपोलराइज्ड लाइट जो होती है, जैसे कि कोई ऑर्डिनरी लाइट होगी जिसमें हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है, जनरल लाइट बीम which contains a large number of waves, बहुत सारी वेव्स होती हैं इसके अंदर, और इन वेव्स में the vibrations of electric field is present in all possible directions. अब अगर हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये लाइट है जिसमें ये परपेंडिकुलर टू प्लेन हो गया और इस तरह के वाइब्रेशन सारे मौजूद हैं, और इसको अगर हम एक ऐसी डिवाइस में से पास करें, हम एक ऐसी डिवाइस से पास करें इस लाइट को जिससे बाहर निकलने के बाद इसमें केवल एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशंस रह जाएं, तो ऐसी लाइट को हम पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग के वाइब्रेशंस होते हैं। तो ये अनपोलराइज्ड थी और ये पोलराइज्ड हो गई। जिस डिवाइस ने अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड में कन्वर्ट किया है उसे हम पोलराइजर कहते हैं। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि डायरेक्शंस कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन सी हो सकती हैं। मैंने आपको एक बात बिल्कुल क्लियर बोल दी है कि प्रोपेगेशन और वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर आप एक लाइट वेव को कंसीडर करें, हम एक वेव को कंसीडर कर रहे हैं और ये लाइट कौन सी है जो प्रोपेगेट हो रही है एक्स डायरेक्शन में। आप जानते हैं कि अगर ये एक्स डायरेक्शन है तो ये वाई होगा और ये जेड होगा, यानी कि ये जो प्लेन होगा ये प्लेन बनेगा वाई से और जेड से, और एक्स डायरेक्शन में तो उसका प्रोपेगेशन होगा। ठीक है ना। तो अगर हम इस लाइट को देखें तो ये लाइट जो दिख रही है आपको, मैं इस डायरेक्शन को एक्स मान लेता हूँ, ये एक्स डायरेक्शन है
इस डॉट का मतलब ये है कि ये डायरेक्शन आपकी आइज़ की तरफ आ रही है, यानी कि आपके मोबाइल जो आप देख रहे होंगे इसके परपेंडिकुलर है और ये आपकी आंखों की तरफ आ रही है। तो परपेंडिकुलर टू प्लेन है ये, आउटवर्ड्स। इसको मैंने एक्स डायरेक्शन मान लिया है, तो फिर ये डायरेक्शन हो जाएगी वाई की और ये डायरेक्शन हो जाएगी जेड की। तो वाई और जेड में हर डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस मिलेंगे। तो ऐसी जो लाइट होगी वो कहलाएगी अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है ना। अब कुछ एक बातें जो समझने की होती हैं। पोलराइजेशन में हमारा ध्यान जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पे ही होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस पे ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस को ही हम रफ लैंग्वेज में वाइब्रेशन ऑफ लाइट बोल देते हैं। लाइट का वाइब्रेशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन, क्योंकि हमारी आइज में जो इफेक्ट ऑफ विजन होता है यानी देखने का जो फिनोमिनन है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही होता है। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पोलराइज लाइट में क्या फ़ायदे होते हैं और पोलराइज लाइट लाने के लिए हमें लाइट में क्या क्या मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं, कौन कौन सी ऐसी डिवाइस होती हैं जो कि अनपोलराइज लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करती हैं। तो इस चैप्टर में इन सब बातों पर ध्यान रहेगा। और वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर है ये, तो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन के साथ में इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरेंस जिसे मैंने आपको बताया कि पूरा वेव ऑप्टिक्स है, तो इस वेव ऑप्टिक्स में से एक से लेकर के दो क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। अब ये इंटरफेरेंस के भी हो सकता है, डिफ्रैक्शन का भी और पोलराइजेशन का भी। तो स्टार्ट करते हैं हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो पोलराइजेशन की डेफिनेशन क्या करेंगे, आप क्या देंगे। पोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि द फिनोमिनन, हालांकि मैंने आपको समझा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन को हम एक डायरेक्शन में कन्फाइन करना चाहते हैं, रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। द फिनोमिनन इन विच वाइब्रेशंस of electric field in light wave are restricted in a particular direction only। ठीक है ना। और पोलराइजेशन कैसे लेंगे हम और पोलराइजेशन से रिलेटेड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं पहले वो भी देख लेते हैं एक दो। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है। देखो, जब लाइट जो होती है वो पोलराइज्ड हो जाती है तो फिर उसमें क्या क्या बचता है या उसमें क्या क्या होता है। When light is polarized, it contains
उसमें जो होता है वो मेनली दो फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाइब्रेट कर रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड की हम बात नहीं कर रहे। और दूसरा होता है प्रोपेगेशन, जिस डायरेक्शन में वेव चल रही होती है। लाइट एक ट्रांसवर्स वेव होती है, ये बात कंफर्म है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम बोलें कि हमारे पास में एक पोलराइज्ड लाइट है और इस पोलराइज्ड लाइट के अंदर जो इस वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, और मान लीजिए कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस हैं वो वाई डायरेक्शन में है, तो प्लस वाई में भी होंगे और माइनस वाई में भी होंगे। तो ऐसी वेव बनाना बहुत आसान है जो कि एक्स डायरेक्शन में जा रही होगी। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस हैं वो वाई डायरेक्शन में है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन, अब ये चाहे हमने किसी भी तरीके से इसको पोलराइज किया हो, लेकिन अगर पोलराइज हो जाएगी तो उसमें यही होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन एक डायरेक्शन में होंगे, जो पहले जेड में भी थे लेकिन अब वो सिर्फ वाई डायरेक्शन में रह गए हैं, और प्रोपेगेशन एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये प्रोपेगेशन है वेव का जो प्लस एक्स डायरेक्शन में है, और वाइब्रेशन प्लस वाई और माइनस वाई में है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है ना। तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है? द प्लेन इन विच वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेक्टर और प्रोपेगेशन दोनों होंगे उसे हम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। द प्लेन इन विच, ऐसा प्लेन जिसमें क्या क्या आ जाए, जिसमें प्रोपेगेशन भी आ जाए, लाइट का प्रोपेगेशन भी शामिल हो जाए, और वाइब्रेशंस ऑफ लाइट वेक्टर या फिर वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर भी आ जाए। ऐसा प्लेन जिसमें ये दोनों आ जाते हैं, ऐसे प्लेन को कहा जाता है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो इसके अंदर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या हो जाएगा? प्रोपेगेशन कहाँ चल रहा है? एक्स में, और वाइब्रेशन कहाँ हो रहा है? वाई में। तो एक्स वाई प्लेन जो होगा यहाँ पर, वो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हो जाएगा। तो ऐसा एक प्लेन आप कंसिडर करें जो एक्स वाई प्लेन हो, जिसमें एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन आ जाएं। तो यहाँ पर ये बन जाएगा, ये प्लेन कहलाएगा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और ऐसा प्लेन जिसके परपेंडिकुलर हो, जिसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर वाइब्रेट ना करे, द प्लेन which is perpendicular to the plane of vibration, जो इस प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर हो, और जिसके अंदर एंड इन विच नो वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर प्रेजेंट। तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन तो यूनिक होगा, लेकिन प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जिसके परपेंडिकुलर है, तो एक्स जेड भी हो सकता है और वो वाई जेड भी हो सकता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर एक लाइट वेव की बात करते हैं तो आपको इसका एक जोड़ा मिल जाएगा, और वैसे
पूरी लाइट वेव की बात करें, क्योंकि ये डायरेक्शन बदल सकती है, ये डायरेक्शन बदल सकती है, तो ऐसा प्लेन जो इस प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर हो और जिसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन प्रेजेंट ना हो। तो यहाँ पर ये एक्स और जेड प्लेन हो जाएगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो एक्स और जेड। कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस नहीं होने चाहिए, और हमें पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन वाई डायरेक्शन में है। तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो होगा यहाँ पर, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, अब इस प्लेन में दो एक्सिस शामिल होंगी, दो एक्सिस से मिलकर के ही प्लेन बनता है। अब इसमें वाई हमें शामिल नहीं करना है, तो एक्स जेड प्लेन बन जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है तो इसके परपेंडिकुलर तो अगर ये ग्रीन वाला, आप इन दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं क्योंकि लाइट में तो बहुत सारी वेव्स होती हैं। तो अगर ये यहाँ पर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है तो फिर ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होगा। ठीक है। अब जरा हम देखें कि पोलराइजर क्या होता है। सॉरी, जैसे मैंने आपको बताया था, कल की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट प्रोड्यूस जो किया जाता है उसे हम पोलराइजर कहते हैं। ये पोलराइजर नेचर में भी मिलते हैं, अपने आप नेचुरल होते हैं कई, और कुछ जो हम बनाते भी हैं, जैसे कि एक क्रिस्टल होता है टूरमैलिन क्रिस्टल, निकोल प्रिज्म इसे हम बनाते हैं, पोलराइड्स ये भी हम बनाते हैं। ठीक है ना। ये सब वो डिवाइसेस होती हैं जो कि पोलराइजर की तरह वर्क करती हैं, यानी कि ये अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज कर देती हैं। अब इनमें ऐसा क्या होता है कि ऐसा कर पाती हैं। टूरमैलाइन क्रिस्टल की हम बात करें यहाँ पर, तो टूरमैलाइन क्रिस्टल में एक ऑप्टिकल एक्सिस होती है। जैसे कि अगर ये क्रिस्टल है तो ये इसकी ऑप्टिकल एक्सिस होती है, और ये उन्हीं वाइब्रेशंस को पास कर देता है जो इस ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल हों। तो अगर ये ऑप्टिक एक्सिस है इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक स्लिट है। जैसे कि आपने कार्डबोर्ड लिया, एक गत्ता ले लिया, और इस गत्ते में आपने इस कार्डबोर्ड में आपने इस तरह का एक होल बना दिया। अब ये केवल इन्हीं वाइब्रेशंस को पास करेगा जो इस होल के पैरेलल हों। तो ये होल जो होता है इस तरह का, यहाँ पर एक ऑप्टिक एक्सिस होता है, तो ये उन्हीं वाइब्रेशंस को पास करता है जो इस ऑप्टिक एक्सिस के
पैरेलल हो। अब हमारे पास जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है, अनपोलराइज्ड लाइट जो हमारे पास में है, वो लाइट तो ऐसी होती है, इसमें सारे वाइब्रेशंस मौजूद होते हैं। अब अगर आपने इसके सामने क्रिस्टल को इस तरह से रख दिया, तो ये क्रिस्टल क्या करेगा, ये चेक करेगा कि इसके पैरेलल वाइब्रेशंस कौन से हैं। तो आपको दिख रहा है कि ये वाले जो वाइब्रेशंस हैं, ये इस ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल में है। तो जब लाइट इसमें से पास होगी तो केवल ये वाले वाइब्रेशंस इसमें से पास हो जाएंगे, बाकी सभी वाइब्रेशंस को ये रोक लेगा। तो आपको लाइट वेव में केवल ये वाइब्रेशंस मिलेंगे और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तो होगी ही होगी, ठीक है ना। आपको कैसा लगा, इसको हम और किसी डायरेक्शन में रख दें तो अगर आपने इसको किसी और डायरेक्शन में रख दिया तो ये आपके पास में अनपोलराइज्ड लाइट है। अब मान लीजिए कि आपने क्रिस्टल को इस तरह से रख दिया, तो अब क्या होगा, अब ये इसकी ऑप्टिक एक्सिस बन गई है, इसके पैरेलल जो भी वाइब्रेशंस होंगे, तो आपको दिख रहा है कि ये वाले वाइब्रेशन अब इसके पैरेलल हैं, ये वाले। तो ये वाइब्रेशंस इसमें से एज इट इज पास हो जाएंगे। तो इसमें जो एंटर हो रही थी लाइट वो अनपोलराइज थी, और बाहर निकलने पर ये पोलराइज्ड हो गई। तो ऐसा अरेंजमेंट होता है इनमें कि इनमें एक ऑप्टिक एक्सिस होती है और ये उन्हीं वाइब्रेशंस को पास करते हैं जो इस ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल हों, ठीक है ना। बाकी और कौन से मेथड होते हैं, मेथड्स टू ऑब्टेन polarized light। Number 1, polarization by reflection, सिंपल रिफ्लेक्शन, कहीं से भी हो। रिफ्लेक्शन क्या होता है इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ ही चुके हैं। तो अगर ये कोई मीडियम है डेंसर और लाइट इससे रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है ना, तो ये नॉर्मल है और लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। जिस एंगल पे इंसिडेंट होती है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। और अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो कुछ लाइट इसमें अंदर रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, तो वो भी मैं यही दिखा देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस महसूस हो जाएगा। अंदर जो लाइट जाएगी ये है रिफ्रैक्टेड लाइट, तो ये वाली जो लाइट है अंदर जो आई है वो है रिफ्रैक्टेड, और बाहर जो रिफ्लेक्ट हो गई है ये है रिफ्लेक्टेड, ठीक है ना। इस मेथड को, दिस मेथड, रिफ्लेक्शन वाला जो मेथड है, दिस मेथड वाज डिस्कवर्ड बाय मेलस
मैलस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया और उन्होंने क्या बताया कि जब लाइट जो होती है, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट एट पर्टिकुलर एंगल, अगर लाइट एक पर्टिकुलर एंगल पर इंसिडेंट होती है, ऐसा एंगल जिसमें कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट जो है वो आपको इस तरह से दिखाई दें। किस तरह से दिखाई देंगे अभी हम देखते हैं। एक पर्टिकुलर एंगल पर जब लाइट आती है तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है पर्टिकुलर एंगल, तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वो 100% पोलराइज होती है। ठीक है ना। पर्टिकुलर एंगल पर जब इंसिडेंट होती है तो अभी पर्टिकुलर एंगल कितना होता है, इसे हम बोलते हैं ब्रूस्टर एंगल या फिर पोलराइजेशन एंगल। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर थीटा पी के बराबर है, थीटा पी को यहाँ पर पोलराइजिंग एंगल या फिर ब्रूस्टर एंगल भी कहते हैं। तो एक बार मैं ऊपर वाले फिगर को दोबारा बना के फिर आपको यहाँ समझाता हूँ। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आई बराबर थीटा पी है, यानी ये एंगल जो दिख रहा है आपको ये थीटा पी के बराबर है, तो फिर ये भी थीटा पी हो जाएगा। इस थीटा पी को ब्रूस्टर एंगल क्यों बोल रहे हैं, तो ब्रूस्टर ने हमें ये बताया कि ये लाइट जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट होती है जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। तब रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है, जो लाइट हमें रिफ्लेक्ट होकर मिल रही है, ये पूरी तरह से पोलराइज्ड होती है और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस होते हैं वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। जबकि जो लाइट अंदर रिफ्रैक्ट हुई है, ये रिफ्रैक्ट है, ये पार्शली पोलराइज्ड होती है, यानी इसमें दोनों वाइब्रेशंस मौजूद होते हैं, परपेंडिकुलर टू प्लेन, इन द प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन, इन द प्लेन। तो ये जो रे होती है ये पार्शली पोलराइज्ड होती है और ये पूरी तरह से 100% पोलराइज्ड होती है। लेकिन ये कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा पी के बराबर या ब्रूस्टर एंगल के बराबर या फिर पोलराइजिंग एंगल के बराबर है। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में अगर आप देखें यहाँ पर ये एंगल यहाँ पर कितना हो गया 90 डिग्री और ये कितना है थीटा पी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे अगर आप, ये पूरा एंगल तो 180 डिग्री होता ही है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा पी। ये एंगल आई बन गया, तो ये एंगल आर बन गया। तो अगर आप यहाँ पर रिफ्रैक्शन को देख रहे हैं तो रिफ्रैक्शन के लिए आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ के हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर पोलराइजिंग एंगल के बराबर है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आर वो यहाँ पर 90 माइनस थीटा पी है और ये बराबर होना चाहिए म्यू के। स्नेल्स लॉ ये बोलता है। यहाँ पर आर की जगह अगर आपने यहाँ पर 90 माइनस थीटा पी रख दिया तो ये कॉस थीटा पी बन जाएगा,
तो म्यू बराबर हो जाएगा tan थीटा पी। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि एंगल ऑफ पोलराइजिंग कितना है। तो थीटा पी बराबर हो जाएगा tan इनवर्स म्यू। कहने का मतलब ये कि अगर सपोज कीजिए कि आपके पास में एक ऐसा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो √3 है, तो इसका एंगल ब्रूस्टर या पोलराइजिंग एंगल जो है वो tan इनवर्स √3 मतलब 60 डिग्री हो जाएगा। अगर लाइट इसके ऊपर 60 डिग्री पर इंसिडेंट होती है तो उस केस में रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगी ये पूरी तरह से पोलराइजिंग होगी और रिफ्रैक्टेड लाइट जो होगी वो पार्शियली पोलराइज्ड होगी। इस लॉ को ब्रूस्टर लॉ भी कहते हैं। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर लॉ, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज इक्वल टू थीटा पी, तो क्या होता है? पहली बात तो ये कि रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर होती है रिफ्रैक्टेड रे के। दूसरी बात, ये रे 100% पोलराइज होती है और रिफ्रैक्टेड रे जो होती है पार्शियली पोलराइज होती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मेथड है जिस पर क्वेश्चंस आते हैं वो होता है डायक्रोइज्म। इसमें हम कुछ एक क्रिस्टल्स बनाते हैं, सम क्रिस्टल्स। जैसे कि टूरमेलाइन का क्रिस्टल, ठीक है ना। और इन क्रिस्टल्स को हम अरेंज कर देते हैं बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट शीट्स। दो ट्रांसपेरेंट शीट होती हैं और उनके बीच में हम इन क्रिस्टल्स को अरेंज कर देते हैं। ये जो शीट्स होती हैं ये होती हैं आयोडोसल्फेट ऑफ कोनिन। कोनिन वही जो मलेरिया में काम आती है मेडिसिन, ठीक है ना। तो इन क्रिस्टल्स को हम अरेंज कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक ट्रांसपेरेंट शीट लेते हैं इस तरह से, फिर ऊपर हम क्रिस्टल अरेंज कर देते हैं ऐसे, सब जगह पर क्रिस्टल लगा देते हैं। डायग्राम की जरूरत तो है नहीं, आपको बता रहा हूँ मैं। जैसे आपने कागज लिया, इसके ऊपर क्रिस्टल रख दिए, ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल हम रख देते हैं और इसके ऊपर फिर हम कवर करने के लिए एक और शीट लगा देते हैं। तो ये जो शीट्स होती हैं ये आयोडोसल्फेट ऑफ कोनिन होती हैं और जो क्रिस्टल्स होते हैं ये टूरमेलाइन के होते हैं। और जो डिवाइस बन के हमें मिलती है उसे हम पोलराइड कहते हैं। अब ये पोलराइड जब बनकर के सामने आता है तो आपको एक कांच की तरह दिखाई देता है इस तरह से। ठीक है ना। अब इसमें क्रिस्टल अगर आपने इस तरह से अरेंज किए हैं कि इनकी एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो आपको इसमें ये इन क्रिस्टल्स की ऑप्टिकल एक्सिस होती है। यहाँ पर आपने क्रिस्टल को ऐसे अरेंज किया कि ऑप्टिकल एक्सिस ऐसे आ गई, मान लीजिए ऐसे आ गई।
जिस तरह से आपने क्रिस्टल को लेटा करके सेट किया है, ठीक है ना। अब अनपोलराइज लाइट जो आएगी, ये लाइट अनपोलराइज्ड है, जैसे इसमें से पास होती है, बाहर निकलने के बाद में इसमें केवल वही वाइब्रेशंस बचेंगे जो इस ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल है। अगर ये डॉट है तो ये भी डॉट होंगे, बाकी सभी को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर यहाँ पर आपने अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करी है तो इसमें ये वाले वाइब्रेशंस पास हो जाएंगे, क्योंकि ये एक्सिस के पैरेलल है। तो जब ये लाइट इसमें से पास होगी, बाहर निकलेगी, तो इसमें केवल यही वाइब्रेशंस बचेंगे। तो इसमें से केवल वही वाइब्रेशंस पास होते हैं जो इसके वाइब्रेशन ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल हो। तो इनको दिखाने का जो तरीका होता है, सिंबॉलिक जो हम दिखाते हैं पोलराइड को, वो इस तरह से दिखाते हैं। और इस पोलराइड के ऊपर लाइंस बनी होती हैं, वो लाइंस इस पोलराइड की ऑप्टिकल एक्सिस दिखा रही होती हैं। जैसे ये लाइंस बनी है ऐसे, इसका मतलब ये इन लाइंस के पैरेलल को ट्रांसमिट कर देगा, बाकी सबको रोक लेगा। तो ये पोलराइड होता है। अब अगर यहाँ पर लाइट गई है जो कि पूरी तरह से अनपोलराइज थी, ये लाइट जब इसके ऊपर इंसिडेंट होकर के बाहर आएगी, बाहर आने के बाद में इसमें केवल वही वाइब्रेशंस बचेंगे जो इसके ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल हो। तो ये ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल हैं। अब ये लाइट पोलराइज है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए यहाँ पर हम एक और दूसरा पोलराइड रख देंगे। अब मान लेता हूँ कि इस पोलराइड में ठीक है ना, ये इसकी एक्सिस हो गई। अब इसमें तो ये वाइब्रेशन मौजूद होंगे ही नहीं, तो इसको आप रोटेट करके घुमा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी आई है, चलो इसको मैं आई नॉट मान लेता हूँ। पहली बार जब पोलराइज से लाइट गुजरती है तो इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 हो जाती है, और इसके ऑप्टिकल एक्सिस और इसके ऑप्टिकल एक्सिस के बीच में अगर एंगल थीटा है, तो यहाँ से जो लाइट निकल करके आती है वो आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा होती है। इसको अगर हम I1 कह रहे हैं तो ये I1 कॉस स्क्वायर थीटा होती है। और इस लॉ को हम मेलस लॉ कहते हैं। तो बस यही छोटा सा चैप्टर था, इसके अंदर मेलस लॉ ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कल करेंगे, और कल मैं आपको समझाऊंगा कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं पोलराइड्स को, तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स हमको करना ज़रूरी है, तो इसके एग्जांपल्स को हम कल करके इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, और साथ में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और वो होगा फ्लूइड मैकेनिक्स। 12th का पार्ट कंप्लीट हो गया है। कल इसको कुछ क्वेश्चंस डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के करके और नए चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय।